नमस्ते दोस्तों, मैं आपका दोस्त अमित। आप सबका मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पहली बार लेके आए हैं फ्री कोर्स ऑन मेडिकल कोडिंग। मेडिकल कोडिंग ये काफ़ी अच्छी करियर अपॉर्चुनिटी है हर स्टूडेंट्स के लिए, जो बी फार्म कर रहा है, इवन डिप्लोमा भी कर रहा है, मेडिकल साइंस, नर्सिंग स्टूडेंट, कॉमर्स स्टूडेंट, इंजीनियरिंग स्टूडेंट, हर के लिए यहाँ पे करियर अपॉर्चुनिटी है। यहाँ पे जो जॉब अपॉर्चुनिटी होती है वो इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से भी होती है और हॉस्पिटल की तरफ से भी होती है। तो बेसिकली मेडिकल कोडिंग क्या है ये भी हम यहाँ पे जानेंगे, और साथ में मेडिकल कोडिंग किस प्रकार की होती है और यहाँ पे मेडिकल कोडिंग के कई सारे टर्मिनोलॉजीज। अब देखिए, अगर इस टॉपिक के बारे में, इस कोर्स के बारे में बात करेंगे तो इस कोर्स में आपको सीखने को मिलेगा मेडिकल कोडिंग क्या है, इसके बेसिक टर्मिनोलॉजीज आपको बताई दी जाएगी। साथ में कन्वेंशंस और वेरियस जो कंडीशंस होती है मेडिकल कोडिंग की, ये बताई दी जाएगी। टाइप्स ऑफ द मेडिकल कोडिंग इन डेप्थ मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे। इसके बाद सर्टिफिकेशंस कितने होते हैं मेडिकल कोडिंग में और वो कौन कंडक्ट करता है, कैसे आप प्रिपेयर कर सकते हैं ये। और इसके बाद रिवेन्यू साइकिल मैनेजमेंट, ये बहुत ज़रूरी पार्ट है, ये हम कवर करेंगे। देन इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड्स, ओके, EMR, ये भी हम यहाँ पे कवर करेंगे। तो ये सारे टॉपिक्स विथ आपके कॉमन क्वेश्चन जो भी होते हैं ये भी हम एंड में देखेंगे। तो सबको रिक्वेस्ट है एंड तक वीडियो देखिए, बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन यहाँ पे मैं आपको प्रोवाइड करने जा रहा हूँ, तो जो आपको मेडिकल कोडिंग में करियर करने के लिए बहुत ही ज़रूरी है और हेल्पफुल रहेगी। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते। स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो मैं आपको बता दूं, हमारे चैनल पे ऐसे ही फ्री कोर्सेज की इन्फॉर्मेशन भी होती है, साथ में करियर अपॉर्चुनिटी, इंटरव्यू टिप्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं। तो अगर आप ऐसे कंटेंट्स इंटरेस्टेड रखते हैं या जानना चाहते हैं तो चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर भी ज़रूर करें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मेडिकल कोडिंग की डेफिनेशन। मेडिकल कोडिंग इज ए ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ healthcare diagnosis equipment services into universally accepted alphanumerical medical code. इट मीन्स अगर कोई भी पेशेंट मेडिकल सर्विसेज लेना चाहता है तो हमारे इंडिया में क्या होता है कि हम मेडिक्लेम लेते हैं कंपनीज का, लेकिन यूएसए में सिस्टम अलग है। यूएसए में हर एक का जो इंश्योरेंस है वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ की जो मेडिकल एक्सपेंसेस है कि वो काफ़ी ज़्यादा होती है। अगर आप नहीं लेते तो अफोर्ड नहीं कर सकते, अगर मेडिकल इंश्योरेंस नहीं लेते, इसके लिए हर एक इंश्योरेंस लेते हैं। तो इसमें दो प्रकार के इंश्योरेंस होते हैं, एक तो गवर्नमेंट इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है या फिर कमर्शियल्स थर्ड पार्टी भी इंश्योरेंस होती है वो भी प्रोवाइड करते हैं। तो मेडिकेड एंड मेडिकेयर, ठीक है, ये दो प्रकार के होते हैं। मेडिकेयर इसका मतलब 60+ ईयर के जो भी मतलब इंडिविजुअल है उनको जो सर्विसेज प्रोवाइड की जाएगी मेडिकेयर में आएगी। और यूएसए में कैसा होता है कि अगर कोई आपको डॉक्टर्स को दिखाना है तो आपको क्या करना होता है, अपॉइंटमेंट लेनी होती है वहाँ, उसके बाद डॉक्टर्स को दिखाना होता है, तब उसके पहले आपको पॉलिसी नंबर, आपके डिटेल देने होते हैं, और उसके बाद फिर डॉक्टर डायग्नोसिस करेंगे, फिर उस पर मेडिकल कोडिंग होगा, बिलिंग होगा, फिर ये अकाउंट रिसीवेबल डिपार्टमेंट होता है, जो भी इंश्योरेंस का अमाउंट होता है वो इंश्योरेंस कंपनी को सेंड करता है और वहाँ से आपको पेमेंट आ जाता है, ठीक है। तो ये सारी सिंपल प्रोसीजर है। अब बात करते हैं कि ये जो मेडिकल कोडिंग है वो वर्क कैसे करता है। अब यहाँ पे दो चीज़ें होती है, पेयर एंड प्रोवाइडर। पेयर मतलब डॉक्टर, प्रोवाइडर मतलब इंश्योरेंस कंपनीज, ओके। अब हम कुछ टर्मिनोलॉजीज के बारे में बात करेंगे जो शॉर्टकट्स कीज है, बहुत जरूरी है आपके लिए। तो सबसे पहला आता है आईसीडी। आईसीडी क्या है? इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिसीज। दूसरा है सीपीटी, कॉमन प्रोसीजरल टर्मिनोलॉजीज। तीसरा है एचसीपीसीएस, हेल्थ केयर कॉमन प्रोसीजर कोडिंग सिस्टम। इसके बाद हिप्पा, हेल्थ इंश्योरेंस पोर्टेबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी एक्ट। देन एएपीसी, अमेरिकन एकेडमी ऑफ प्रोफेशनल कोडर्स। देन अहिमा, अमेरिकन हेल्थ इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट एसोसिएशन। PHI, प्रोटेक्टेड हेल्थ इंफॉर्मेशन। तो ये सारी मतलब शॉर्टकट कीज है जो बहुत जरूरी है, आपको हर जगह पे ये देखनी मिलेगी मेडिकल कोडिंग में, तो ये ध्यान रखिए। अब बात करते हैं मेडिकल कोडिंग कितने प्रकार की होती है। बेसिकली मेडिकल कोडिंग एक डिक्शनरीज होती है जहाँ पे आप जो भी कोड होते हैं, फॉर एग्जांपल अगर कोई डॉक्टर डायग्नोसिस कर रहा है तो वो सिम्टम्स रिलेटेड कोड होता है।
तो डॉक्टर्स को बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि आपका सिम्टम्स क्या है। तो बेसिकली अगर कोई पेशेंट आता है मुझे फीवर है, अब वो फीवर मलेरिया भी हो सकता है, टाइफॉइड भी हो सकता है और वायरल भी हो सकता है। अब इसमें से कौन सा है ये डॉक्टर डिटेक्ट पहले तो नहीं कर सकता डायरेक्टली, तो उसमें जो सिम्टम्स होते हैं सिम्टम्स रिलेटेड कोड पहले देगा। तो और अगर डायग्नोसिस के बाद या टेस्ट करने के बाद पता चल जाता है कि ये पर्टिकुलर एक दूसरा फीवर है जो टाइफॉइड में आएगा या मलेरिया में आएगा, फिर उसका कोड अलग होगा। ओके, तो इसके अकॉर्डिंगली मेडिकल कोडर को पूरा नॉलेज लेना होता है, ठीक है, इसके अकॉर्डिंगली कोड भी असाइन करने होते हैं। तो कोड कितने प्रकार के होते हैं? पहला तो आईसीडी होता है। आईसीडी में पहले आईसीडी 9 यूज होता था, जहां पे लगभग 14,000 ही कोड्स थे, लेकिन अभी जो आईसीडी 10 है सीएम क्लिनिकल मॉडिफिकेशन, उसमें 64,000 कोड्स है। अब इसमें जो कोरोना आया था उसमें एक नई सीरीज, उसमें यू सीरीज भी एडिशनल इन्वॉल्व की थी कोडिंग में, ठीक है, आईसीडी में। तो देखिए आईसीडी का जो कंट्रोल करते हैं वो है WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। अब आईसीडी साइन, सिम्टम, एबनॉर्मेलिटीज, फाइंडिंग्स, इसके अकॉर्डिंगली जो कोड होते हैं वो आईसीडी में आएंगे। और सीपीसी में आएंगे प्रोसीजर्स, ओके, सर्जरीज, कीमोथेरेपीज, ओके, इम्यूनाइजेशन, तो ये सारा आएगा सीपीटी में। अब HCPCS मतलब जो भी इंस्ट्रूमेंटेशन, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंटेशन अगर कोई डॉक्टर रिकमेंड करता है पेशेंट को, तो दिस कम्स अंडर HCPCS, हिकपिक कोड हम इसको बोलते हैं। और इसके बाद एक मॉडिफायर भी आता है। मॉडिफायर मतलब एग्जैक्टली स्पेसिफिक लोकेशन वो बताता है कि कहाँ पे डिसीज है। फॉर एग्जांपल लेफ्ट साइड या राइट साइड, मतलब अगर पेशेंट बोलता है मुझे पेन है, पूरा बॉडी में पेन है, लेकिन वो लेफ्ट साइड है या राइट साइड है एग्जैक्टली वो पता नहीं चल रहा, तो वो मॉडिफायर कोड यूज होता है ऐसे केस में। तो इस प्रकार अलग अलग कोड्स यूज होते हैं। अब बात करते हैं पहले आईसीडी कोड के बारे में। ये जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ बहुत जरूरी है, पूरा आईसीडी कोडिंग की लिस्ट में बताने जा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे एक सीरीज है A to Z, जैसे कैपिटल लेटर्स है वैसे A to Z सीरीज भी है कोडिंग की। तो कौन से सीरीज में कौन सा डायग्नोसिस होता है या कौन से कोड आसान किए जाते हैं ये आपको देखना जरूरी है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले A00B99 इन्फेक्शियस एंड पैरासाइट डिसीज, देन C002D49 न्यूओप्लाज्म के लिए यूज होता है, देन D52D89 ब्लड डिसीजेस के लिए ये कोड होते हैं, देन E00 to E89 एंडोक्राइन न्यूट्रिशनल मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स के लिए, मतलब ये डायबिटीज के लिए भी यूज होते हैं, देन F01 F99 मेंटल बिहेवियरल न्यूरो डेवलपमेंट डिसऑर्डर्स के लिए, G00 G99 डिसीजेस ऑफ नर्वस सिस्टम के लिए, H00 H59 डिसीजेस ऑफ आई डिसीजेस के लिए, देन H60 to H95 डिसीजेस ऑफ ईयर एंड मैस्टोइड प्रोसेस, देन I00 I99 सर्कुलेटरी सिस्टम डिसऑर्डर, J00 J99 रेस्पिरेटरी सिस्टम डिसऑर्डर, K00 K95 डाइजेस्टिव सिस्टम डिसऑर्डर, L00 L99 स्किन एंड सबक्यूटेनियस सिस्टम डिसऑर्डर, M00 M99 मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम डिसऑर्डर, N00 N99 जेनिटो यूरिनरी सिस्टम डिसऑर्डर, O00 to O99 देन प्रेगनेंसी एंड चाइल्ड बर्थ के लिए, P00 to P96 डिसऑर्डर ऑफ पेरीनेटल पीरियड के लिए, देन Q00 Q99 क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज, R00 R99 सिम्टम, साइन, एबनॉर्मल क्लिनिकल एंड लैब फाइंडिंग्स, मतलब ये स्पेशली आईसीडी में आएगा। ये सिम्टम्स मतलब बिल्कुल भी आइडिया नहीं, जैसे मैंने पहले बताया ना, कोई पेशेंट को बीमार फीवर है लेकिन पता नहीं चल रहा क्या है, तो दैट टाइम आर कोड यूज करेंगे हम। देन S00 to T88 इंजुरी पॉइजन के लिए, V00 to Y99 एक्सटर्नल कॉजेस ऑफ मॉर्बिलिटी, देन Z00 to Z99 फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग हेल्थ स्टेटस एंड हेल्थ सर्विसेज, एंड U सीरीज कोरोना के लिए। तो अब आपको पता चला कि आईसीडी कोड्स कितने प्रकार के होते हैं। अब बात करेंगे सीपीटी कोड्स, इसकी भी कोडिंग की लिस्ट में प्रोवाइड करने जा रहा हूँ। चलिए बात सीपीटी 001002 01999 एनास्थेशिया के लिए, देन 10004 to 69990 सर्जरी के लिए, देन 700102 4 times 9 रेडियोलॉजी प्रोसीजर्स के लिए, देन 0001U to 89398 पैथोलॉजी एंड लैब प्रोसीजर्स के लिए, देन 902812 मेडिसिन सर्विसेज एंड प्रोसीजर्स के लिए, 99091 to 99499 इवेल्युएशन एंड मैनेजमेंट सर्विसेज के लिए, देन 0001F
9007M कैटेगरी 2 कोड्स के लिए, देन 0002M20017M मल्टी एनालाइट एसेस के लिए, देन 0042T20639T कैटेगरीज 3 कोड्स के लिए। तो आपको ये कोड्स में भी थोड़े कॉम्प्लेक्स लगे होंगे, लेकिन ये डिक्शनरीज है, ठीक है। तो इसके लिए आपको लर्निंग करनी बहुत ज़रूरी है, पूरा इन डेप्थ नॉलेज लेना ज़रूरी है। अभी मैंने ये ओवरव्यू दिया इतने प्रकार के कोड्स है। अगर आप जाएंगे आईसीडी कोड्स की चाहिए तो सीपीटी कोड्स की चाहिए तो आप इंटरनेट पे भी सर्च कर सकते हैं। ICD10cm.com चेक करेंगे तो आईसीडी एंड सीपीटी के लिए भी सीपीसी डिक्शनरी चेक कीजिए, ओके। तो बेसिकली अगर हम देखेंगे इसके एप्लीकेशंस क्या है मेडिकल कोडिंग के, तो क्या एप्लीकेशंस है। तो सबसे पहला स्टैटिस्टिकल एनालिसिस ऑफ डिसीज, थेराप्यूटिक डिसीजेस, देन रीइंबर्समेंट, देन नॉलेज बेस्ड एंड डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, देन इवैल्यूएशन प्रोसेस एंड आउटकम इन हेल्थ केयर, देन इंटरनल एंड एक्सटर्नल क्वालिटी मैनेजमेंट। तब अगर मेडिकल कोडिंग नहीं होती तो क्या होता, मेडिकल कोडिंग नहीं होती तो पूरा मेडिकल रिकॉर्ड हम पेशेंट का नहीं चेक कर सकते, देन डॉक्टर्स भी कंटिन्यूसली एक मतलब रिपीटेबल मेडिसिन भी दी जा सकती है, या प्रॉपरली डायग्नोसिस भी होने के चांसेस थोड़े से मतलब कम हो भी जाते हैं। एग्जैक्ट डायग्नोसिस हो जाता है जब आपके पास मेडिकल कोडिंग सिस्टम होती है। इवन रीइंबर्समेंट में बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, क्योंकि यहाँ पे जो प्रॉपर इंफॉर्मेशन है वही इंश्योरेंस कंपनी को भी मिलेगी। इवन पेशेंट भी प्रॉपर इंफॉर्मेशन दे सकता है इंश्योरेंस कंपनीज को, एक मतलब दिए गए स्टैंडर्ड फॉर्मेट में। तो ये एक यूनिवर्सली कोड एक होता है, क्योंकि यहाँ पे जैसे कि मान लो मेडिकल कोडिंग इंडिया में अलग है, यूएसए में अलग है, ऐसा नहीं है, एक ही कोड यूनिवर्सल है, ठीक है। तो उसी के अकॉर्डिंगली जो भी सिम्टम साइंस जो भी होंगे तो उस कोड से जो भी डिनोट होगा वो हर जगह पे मतलब कनेक्ट किया जाएगा, पता चलेगा। तो इसके लिए ये यूनिफॉर्मिटी भी यहाँ पे मेंटेन की जाती है। तो मेडिकल कोडिंग में अलग अलग सर्टिफिकेशन है। अगर आपको यहाँ पे करियर करना है तो अलग अलग सर्टिफिकेशन है, वो कौन से है। सबसे पहला सीपीसी सर्टिफाइड प्रोफेशनल कोडर, देन सीओसी सर्टिफाइड आउट पेशेंट कोडर, देन सीआईसी सर्टिफाइड इन पेशेंट कोडर, देन सीआरसी, then CDEO, then certified documentation expert outpatient, then CDEI सर्टिफाइड डॉक्यूमेंटेशन एक्सपर्ट इन पेशेंट, CSS सर्टिफिकेशन कोडिंग स्पेशलिस्ट। तो जैसे यहाँ पे इन पेशेंट आउट पेशेंट ये क्या है, तो आपको पता होगा ओपीडी आईपीडी आउट पेशेंट डिपार्टमेंट, इन पेशेंट डिपार्टमेंट। जो पेशेंट मतलब विजिट करते हैं सिर्फ क्लिनिक में, यहाँ पे एडमिशन की जरूरत नहीं होती, वो ओपीडी में काउंट किए जाएंगे आउट पेशेंट डिपार्टमेंट। और जो पेशेंट जहाँ पे एडमिशन होता है जिनको में भी सर्जरी या फिर अंडर मेडिकल इन्वेस्टिगेशन रखने की जरूरत होती है, वो आईपीडी में आएंगे, ओके। तो बेसिकली जो भी इंश्योरेंस है उसमें भी टाइप है, ठीक है। पार्ट है इसमें, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी। अब एक्चुअली क्या होता है, पार्ट ए जो होता है वो इन पेशेंट डिपार्टमेंट होता है, उसके रिलेटेड कोर्स वहां पे आसान किए जाएंगे। पार्ट बी होता है आउट पेशेंट डिपार्टमेंट होता है, पार्ट सी दोनों भी कवर होगा। और पार्ट डी जो होगा जो ओनली रिलेटेड टू मेडिसिन, अगर किसी को कवर चाहिए तो उसमें आएगा। अब बात करते हैं रेवेन्यू साइकिल मैनेजमेंट के बारे में। तो बेसिकली जैसे ये रेवेन्यू साइकिल मैनेजमेंट मतलब क्या है, रेवेन्यू साइकिल मैनेजमेंट मतलब जब पेशेंट विजिट करता है और उसके बाद उसको मतलब जो अमाउंट जो डॉक्टर्स को मिलनी चाहिए वो मिलती है इंश्योरेंस कंपनी से, ओके। तो वहां तक की सारी प्रोसीजर आरसीएम में आती है, रेवेन्यू साइकिल मैनेजमेंट। इसमें अलग अलग ये आते हैं, आप बोल सकते हैं स्टेप्स है। सबसे पहला डेमोग्राफिक्स, इसके बाद मेडिकल कोडिंग, इसके बाद चार्ज एंट्री, इसके बाद पेमेंट पोस्टिंग, देन अकाउंट रिसीवेबल, देन पेशेंट कॉलिंग। अब सबसे पहले जो डेमोग्राफिक है, डेमोग्राफिक में क्या आएगा, डेमोग्राफिक मतलब अगर आप विजिट करते हैं हॉस्पिटल में तो रिसेप्शनिस्ट क्या मांगेगी, आपके डिटेल्स मांगेगी, तो वो आएगा डेमोग्राफिक्स में। वहां पे क्या क्या आपको डिटेल्स देने होते हैं, आपका नाम, आपका एड्रेस, आपका एज, आपका सेक्स, आपके पॉलिसी नंबर, उसके बाद आपके मेडिकल रिकॉर्ड्स कोई होते हैं, तो वो सारी इंफॉर्मेशन वो कलेक्ट करते हैं। दिस इज कम्स अंडर द डेमोग्राफिक। उसके बाद मेडिकल कोडिंग, मेडिकल कोडिंग में एक तो वो सीपीसी कोडिंग में आएगा या आईसीडी में आएगा, हिकपिक आएगा, जो भी है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द पेशेंट कंडीशन वो डिफाइन किया जाएगा। इसके बाद चार्ज एंट्री, चार्ज एंट्री मतलब अकॉर्डिंग टू ईच डायग्नोसिस जो भी कंडीशन है उसके अकॉर्डिंगली एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है, स्टैंडर्ड उसके चार्जेस होते हैं जो डॉलर्स में होते हैं, वो पुट डाउन करने होते हैं, ओके। तो
अब यहाँ पे क्या होता है ना, 3 प्रकार के डिफरेंट डिपार्टमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं मेडिकल कोडिंग में। सबसे पहला होता है मेडिकल कोडिंग, मेडिकल कोडर्स जो असाइन कोड करते हैं, मेडिकल बिलिंग जो यहाँ पे बिलिंग होता है, जैसे मैंने अभी बताया डॉलर्स चार्ज करने, तो वो मेडिकल बिलिंग का काम है। इसके बाद AR अकाउंट रिसीवेबल, मतलब ये क्या करते हैं, आपका जो भी चार्ज वगैरह ये क्या करेंगे, हॉस्पिटल पूरे चार्ज जो भी है वो वहां पे पुट डाउन करेंगे और वो कंपनी को सेंड करेंगे। अब कंपनी को सेंड करने के बाद बात करनी होती है कंपनी से फॉर मनी, लाइक जैसे उनसे पेमेंट चाहिए तो आपको कॉलिंग करना होता है। सो इसको अकाउंट रिसीवेबल बोलेंगे। तो अकाउंट रिसीवेबल का जो नेक्स्ट काम होता है रेवेन्यू साइकिल मैनेजमेंट में, यहाँ पे लगभग 120-150 डेज का एक पीरियड होता है, तब तक ये सारी चीज कंप्लीट होनी चाहिए। और अकाउंट रिसीवेबल ये डिपार्टमेंट रिस्पॉन्सिबल होता है। आपने देखा होगा अकाउंट रिसीवेबल के भी कई सारे जॉब अपॉर्चुनिटीज है मेडिकल कोडिंग में। तो बेसिकली अगर इंडिया से आप काम कर रहे हैं तो नाइट में काम करना होता है, क्योंकि जो कंपनीज होती है इंश्योरेंस की USA में, वहां पे कॉलिंग करनी होती है, इंफॉर्मेशन देनी होती है। सो दिस इज ऑल कम्स अंडर द AR। उसके बाद जो भी इंश्योरेंस कंपनी है अकॉर्डिंग टू द डॉक्यूमेंटेशन, अकॉर्डिंग टू द ऑल द क्राइटेरियाज, वो बिल जो होती है, जो बिलिंग अमाउंट है, ठीक है, जो बिलिंग अमाउंट है उसकी भी अलग टर्मिनोलॉजीज है। और जो बिल पे करती है, मतलब एग्जैक्टली जैसे कि मान लो अमाउंट $10,000 है, तो $10,000 के अकॉर्डिंगली सारे इंफॉर्मेशन चेक करके, डॉक्यूमेंटेशन चेक करके, वो अगर 10,000 अप्रूव किया तो 10,000 या 9,000 भी कई बार अप्रूव हो सकता है। 10,000 मतलब टर्म्स एंड कंडीशन के अनुसार 9,000 ही अप्रूव होगा। तो 9,000 अमाउंट है उसको क्या बोलेंगे, 10,000 अमाउंट है उसको क्या बोलेंगे, बिल्ड अमाउंट है जो डॉक्टर इंश्योरेंस कंपनी को चार्ज करते हैं, इंफॉर्मेशन देते हैं कि इतना मतलब चार्ज है। एंड अलाउड अमाउंट ये इंश्योरेंस कंपनी उनको बताती है कि इतना अमाउंट। बात करते हैं कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज के बारे में, बहुत जरूरी है ये, आपको ये टर्मिनोलॉजीज आपको हमेशा काम में आएगी मेडिकल कोडिंग में। सबसे पहला आता है AR डेज। AR डेज मतलब क्या है कि टाइम, राइट, मतलब जब से आपने एप्लीकेशन किया तब और जब आपको पेमेंट आया तब तक के पूरे ड्यूरेशन AR डेज में आएंगे। इसके बाद को इंश्योरेंस मतलब अगर किसी पेशेंट के एक से ज्यादा इंश्योरेंस है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी होता है, कई बार मल्टीपल इंश्योरेंस भी कोई पेशेंट लेता है, ओके, अगर उनका अमाउंट ज्यादा है तो। क्योंकि क्या होता है कई बार जो अमाउंट होता है, जैसे कि 5 लाख का इंश्योरेंस है और 6 लाख बिलिंग आ गया, तो इसके लिए सेकेंडरी भी इंश्योरेंस होता है, फिर टर्शियरी भी इंश्योरेंस होता है। तो ऐसे केस में को इंश्योरेंस कहा जाता है। इसके बाद कोपे मतलब अगर किसी केस में पेशेंट को पेमेंट करना होता है, एडिशनल पेमेंट, तो वहां पे कोपे टर्म यूज की जाए। ईओबी मतलब एक्सप्लेनेशन ऑफ बेनिफिट, मतलब जो टर्म एंड कंडीशन, जो भी डिक्लेरेशन अगर आप फॉर्म फिलअप करते हैं ना कोई भी एप्लीकेशन करने से पहले, वैसे यहाँ पे भी पेशेंट को फिलअप करना होता है, तो वो ईओबी में आएगा। रिमिटेंस एडवाइस ERA, ये क्या होता है कि जो भी अमाउंट रिसीव हुई है, ठीक है, जो भी पर्टिकुलर इंश्योरेंस के लिए, तो वो आएगा उस, और वो सारी चीजों को हम ERA करेंगे, बोलेंगे। कुछ कंडीशंस में पेशेंट को इंश्योरेंस नहीं मिलता। अब ये कंडीशंस कौन सी हैं, तो सबसे पहले कोपे, ठीक है, मतलब फुल्ली बेनिफिट नहीं मिलता, तो कोपे ऐसे कुछ कंडीशंस होती है या फिर ऐसे कुछ डिसीजेस होते हैं जो कवर नहीं किए जाते उस इंश्योरेंस में, तब आपको एडिशनल पे करने होते हैं, दैट कम्स अंडर द कोपे। इसके बाद नेक्स्ट नो इंश्योरेंस मतलब इंश्योरेंस है ही नहीं उनका, तो आपको पेमेंट करना होता है। देन नो कवरेज, मतलब इस पर्टिकुलर कवर नहीं होता है, ये पूरा डिसीज ही कवर नहीं होता है, तब आपको एडिशनल पे या पूरा पेमेंट भी करना होता है डॉक्टर्स को ऐसे केस में भी। इसके बाद डिडक्टिबल मतलब एक अमाउंट आपको पे करनी होती है, जैसे कि आप शुरुआत में पे करते हैं कोई भी प्रीमियम, लेकिन मतलब मान लो 10,000 का ईयरली प्रीमियम है, उसके अकॉर्डिंगली मतलब वो अकाउंट एक्टिवेशन के लिए जो भी आपको पे करना होता है, दिस इज कॉल्ड अ डिडक्टेबल, ओके। और एक केस है आउट ऑफ स्टेट मतलब अगर आप एक पर्टिकुलर स्टेट में दूसरे स्टेट में वो इंश्योरेंस एप्लीकेबल नहीं है तो भी आपको पे करना होता है, ठीक है। तो ये सारी कंडीशंस है जहां पे आपको पेशेंट अकाउंट रिसीवेबल आप ऐसा बोल सकते हैं, जहां पे आपको पे करना होता है, फुल्ली बेनिफिट आपको नहीं मिलता उस इंश्योरेंस का। अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड की। इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड क्या होता है, तो वो बेसिकली जो इंफॉर्मेशन है, जो भी पेशेंट को डॉक्टर्स एडवाइस करते हैं, वो एक ट्रांसक्रिप्टर यूज करते हैं डॉक्टर, उसमें रिकॉर्ड करके वो इंश्योरेंस कंपनी को प्रोवाइड करते हैं। कई बार ये डॉक्यूमेंटेशन में भी प्रोवाइड करते हैं, जैसे मैंने शुरुआत में बताया। अब एक्चुअली फंक्शंस क्या है ये बात करते हैं। सबसे पहला पेशेंट चार्टिंग, देन ऑर्डर कम्युनिकेशन सिस्टम, देन डॉक्यूमेंटेशन और इमेज मैनेजमेंट, देन स्टैटिस्टिक्स एंड रिकॉर्ड।
अब यहाँ तक हमने बहुत सारी चीज़ें कवर की, ठीक है, जैसे कि आपने हॉस्पिटल के इंश्योरेंस के रिलेटेड, बेसिक मेडिकल टर्मिनोलॉजीज के रिलेटेड, देन कोडिंग लिस्ट के रिलेटेड बात की। अब हम आगे बढ़ते हैं और ये लास्ट पार्ट है इस वीडियो का, तो वो है कन्वेंशंस। मेडिकल कोडिंग जब आप शुरुआत करते हैं तो मेडिकल कोडिंग किस प्रकार किया जाता है, उसमें क्या क्या कन्वेंशंस है। तो अगर आप फोकस करते हैं आईसीडी कोडिंग के बारे में, तो इसमें कुछ कन्वेंशन है जो मैं आपको बताऊंगा, वो है एनओसी एंड एनईसी। एनईसी मतलब नॉट एल्सवेयर क्लासिफाइड, एनओएस मतलब नॉट अदरवाइज स्पेसिफाइड, मतलब अनस्पेसिफाइड दूसरा होता है। तब एनईएस मतलब क्या होता है, एक पर्टिकुलर कंडीशन है, डॉक्टर्स के पास आई है, सारी इंफॉर्मेशन डॉक्टर ने इंश्योरेंस कंपनी को दी है, लेकिन उसका कोड ही एग्जिस्ट नहीं है, समझ रहे हैं, ऐसे केस में उसको आप एनईएस बोलेंगे। लेकिन उल्टा भी होता है, जैसे कि पूरा इंफॉर्मेशन मतलब कोड एग्जिस्टेड वगैरह है सब, लेकिन इंफॉर्मेशन ही कंप्लीट नहीं है, दैट कम्स अंडर द एनओएस, मीन अनस्पेसिफाइड। सो बेसिकली जो भी कोडिंग मोस्टली किया जाता है वो एनईएस में होता है, जहाँ पे कोड एग्जिस्ट नहीं है, जो मैं बोल रहा था उसमें, उस पर आपको पेमेंट ज़्यादा मिलती है कंपेयर टू द एनओएस। ओके, एनईएस 8 डिजिट का होता है, एनओएस 9 डिजिट का होता है। ओके, ये आप रिमाइंड कीजिए। अब बात करते हैं नेक्स्ट कन्वेंशन, इंक्लूड। इंक्लूड मतलब जैसे कि आपको पता है इंक्लूड का नाम क्या है, पार्टिसिपेट मतलब ऐड ऑन, है ना। तो ऐसे ही अगर कोई कंडीशन होती है या कोई भी पेशेंट आता है, मान लो मुझे फीवर है, उसके बाद चील्स भी आ रहे हैं, बॉडी एक भी है, बहुत सारी चीज़ें, तो वो ऐड ऑन हो गया, राइट, तो वो इंक्लूड आ गया। तो कोई भी मेडिकल कोडिंग जब कोई आप कोड करेंगे तो इंक्लूड एक टर्म आएगी, उसके बिलो ये सारी चीजें आएगी, मतलब एक मेन आपको दिख रहा है कि फीवर है, उसके साथ ये भी सारी कंडीशंस है, तो वो इंक्लूड में आएगी। इंक्लूजन टर्म्स मतलब बहुत सारी कंडीशंस एक साथ आती है, तो उसको इंक्लूजन टर्म्स हम बोलेंगे। इसके बाद एंड और। अब देखिए ये कहाँ पे यूज होता है एंड और, जैसे एंड मतलब क्या होता है, दो अलग अलग डिसीजेस है पेशेंट को, ठीक है, अलग अलग चीजें बोल रहा है, ठीक है, मतलब दो कंडीशंस है जिसको दोनों को डायग्नोस करना जरूरी है। ओके, ये सब कंडीशन नहीं है, दोनों मेन कंडीशंस है, देन ये एंड आएगा। 2 या 3 कंडीशन भी हो सकती है, लेकिन अगर वो बोल रहा है कि डॉक्टर मेरे लेफ्ट हैंड में दुख रहा है या राइट हैंड में दुख रहा है, मुझे पता ही नहीं चल रहा, लेकिन दुख तो रहा है, सो दैट कम्स अंडर द और, मतलब अजम्पशन, यहाँ है या फिर यहाँ है, फिर डायग्नोसिस करने के बाद वो पता चलेगा। सो एंड और यहाँ पे यूज किया जाता है। इसके बाद इटियोलॉजी एंड मैनिफेस्टेशन। इटियोलॉजी मैनिफेस्टेशन मतलब, मैनिफेस्टेशन का मतलब ये है कि क्या हुआ है और क्यों हुआ है, इसको इटियोलॉजी बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी को मलेरिया हुआ है तो मलेरिया मैनिफेस्टेशन हो गया। इटियोलॉजी मतलब कौन से बैक्टीरिया की वजह से हुआ है, जैसे प्लाज्मोडियम फाल्सिपारम हो, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम ओवी, जो भी बैक्टीरिया है उसके, या फिर टाइफॉइड हुआ तो साल्मोनेला ए से हुआ, बी से हुआ, दैट कम्स अंडर दैट इटियोलॉजी। सो मैनिफेस्टेशन ये प्रॉपर पहले कोड किया जाएगा और फिर इटियोलॉजी मतलब उसका रीजन, ठीक है। इसके बाद कोड आल्सो मतलब एक नहीं मल्टीपल कोड्स करने हैं, ठीक है, एक कोड में डिफरेंट कोड ऐड नहीं करने, यहाँ पे डिफरेंट कोड्स है, एक कोड एक पर्टिकुलर कंडीशन के लिए, दूसरा कोड भी एक पर्टिकुलर कंडीशन में, तो ऐसे कोड अगर इंडिविजुअल करने हैं दैट कम्स अंडर द कोड आल्सो। एंड कौन सा, कई कबार कोड फर्स्ट भी आता है, कोड फर्स्ट मतलब पहले वो कोड करना है जिसपे कोड फर्स्ट लिखा हो, ठीक है, तो ये टर्मिनोलॉजीज है। इसके बाद एक्सक्लूड 1 एक आता है, एक्सक्लूड 2 भी आता है। एक्सक्लूड 1 मतलब क्या होता है कि कोड तो अलग अलग असाइन किए, लेकिन आप दोनों कोड एक साथ नहीं कर सकते, अगर ऐसी कंडीशन है। एक्सक्लूड 1 लिखा है, इसका मतलब ये है कि 2 कोड है लेकिन आपको दोनों ऐड नहीं करनी है, एक साथ नहीं करनी है, दैट शुड बी डिफरेंट। ओके, दैट इज एक्सक्लूड 1। और एक्सक्लूड 2 मतलब 2 कोड एक साथ आप कर सकते हैं, राइट। तो ये हो गया एक्सक्लूड 1, एक्सक्लूड 2। यहाँ पे बेसिकली आपको समझना ये जरूरी है कि कोई भी पेशेंट अगर डॉक्टर के पास आता है तो डॉक्टर्स को जो इन्फॉर्मेशन देता है उसके बेसिस पे वो कोड आसान करते हैं। कई कबार वो प्रॉपर डायग्नोसिस नहीं होता, जब वो टेस्ट किया जाता है तब पता चलता है, जैसे कि कोई मलेरिया है तो टेस्ट के बाद पता चलेगा ये मलेरिया है, या फिर किसी को सीवीएस डिसीज है, जैसे कि ब्रीदिंग आ रही, ब्रीदिंग में इश्यूज है, डॉक्टर डायरेक्टली बोल सकता है कि हार्ट अटैक आया है, नहीं, पूरा उनका ईसीजी करेंगे और फिर इंफॉर्मेशन देंगे। तो अगर वो पूरा मतलब ईसीजी करने के बाद इंफॉर्मेशन देते हैं तो जो पहला कोड आएगा वो आर कोड आएगा, जैसे उनको ब्रीदिंग में इश्यूज आ रहा है तो पहले कोड आर करेंगे, लेकिन
वो जो डायग्नोसिस करने के बाद पता चलेगा कि उनको हार्ट अटैक है, तो वो आई कोड आएगा। आई कोड्स कम्स अंडर कार्डियोवैस्कुलर डिसीजेस। तो ऐसे कोड्स चेंजेस भी होते हैं आफ्टर कंफर्मेशन। तो जैसे कि आप कोडिंग में काम करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कौन सा कोड कब असाइन करना है, तो अकॉर्डिंगली आपको इसका स्टडी करना होगा। और एक कोड है, उसको बोलते हैं सिक्वेला। सिक्वेला क्या होता है? सिक्वेला क्या होता है कि मान लो कोई भी पेशेंट को कोई प्रोसीजर या कोई भी कुछ भी ऑपरेशन हुआ है, कुछ भी चीज़ें पहले डायग्नोस की वगैरह हुई थी, अब उसको कुछ नहीं हुआ, तब उसको कुछ नहीं हुआ, मेडिसिन वगैरह लेने के बाद कवर हुआ, लेकिन 1 साल 2 साल के बाद फिर कुछ नया डिसीज आया और उसका रीज़न वही है कि जो पहले प्रोसीजर की थी उसी की वजह से हुआ है। ओके, तो वो आ गया सिक्वेला में। ठीक है, मतलब इमीडिएट नहीं है लेकिन बाद में है, तो वो एक्चुअली आएगा सिक्वेला के अंडर। ICD-9 और ICD-10 की सबसे मेजर डिफरेंस ये है कि ICD-10 एकदम स्पेसिफिक है। ठीक है, मतलब एकदम मतलब एक कंडीशन से, मतलब ICD-9 में कुछ लिमिटेशंस थी, लेकिन ICD-10 में 3 to 7 कोड नंबर तक आप कोड्स कर सकते हैं। ओके, अगर कोड कोई नहीं कर रहा है, उस पर्टिकुलर जगह पे नहीं है, तो X नाम का कोड भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं, उसको हम प्लेस होल्डर बोलते हैं। ओके, अब जनरल कोडिंग गाइडलाइंस अभी बात करेंगे। इसकी जनरल कोडिंग गाइडलाइंस में 4 प्रकार आते हैं: फर्स्ट एनकाउंटर, सेकंड एनकाउंटर, फॉलो अप एंड सिक्वेला। अब फर्स्ट एनकाउंटर मतलब जब भी पेशेंट आता है, अब उसमें जो भी डायग्नोसिस डॉक्टर करते हैं उसके अकॉर्डिंग मेडिसिन दी जाती है, तो दैट कम्स अंडर द फर्स्ट एनकाउंटर। उसका एंडिंग ए होता है। उसके बाद दूसरी बार जब डॉक्टर्स को दिखाते हैं या वैसी ही कंडीशन में, मतलब पेशेंट 2-3 दिन बीमार है, तो ऐसे एक दिन पहले दूसरे दिन, मतलब उसी का एक सब पार्ट, दैट इज सब्सिक्वेंट एनकाउंटर। देन फॉलो, मतलब अगर पेशेंट को मान लो 20 दिन के बाद, 1 महीने के बाद फिर से बुलाए दिए जाएंगे, तो वो फॉलो अप आएगा। तो फर्स्ट एनकाउंटर एंडिंग ए आएगा, सब्सिक्वेंट का बी आएगा, देन जो फॉलो अप जो होता है उसका जो एंडिंग है वो डी आएगा, और उसमें सिक्वेला भी आएगा। सिक्वेला तो मैंने बताया कि इमीडिएट नहीं होता लेकिन बाद में इफेक्ट होता है। तो जैसे मान लो मायोकार्डियल इन्फेक्शन हुआ है और उसके बाद पैरालिसिस आया पेशेंट को, बाद में आया, पहले मायोकार्डियल इन्फेक्शन हुआ था। ठीक है, तो पैरालिसिस पे पहले ट्रीटमेंट की जाएगी, फिर मायोकार्डियल इन्फेक्शन। ओके, मतलब जो इमीडिएट है उस पर हम पहले एक्ट करेंगे। सो दैट कम्स अंडर द सिक्वेला, उसका एंडिंग एस से आएगा। ओके, लेकिन अब एक बहुत जरूरी चीज है, कुछ कोड्स आपको, मतलब कुछ कंडीशंस है जहां पे कोड आपको नहीं करना है। वो कौन कौन सी कंडीशन है? क्वेश्चनेबल वर्किंग डायग्नोसिस, ये जब आप देखते हैं तो वहां पे कोड नहीं करना है। ठीक है, तो दोस्तों ये था हमारा फ्री कोर्स ऑन मेडिकल कोडिंग, जहां पे मैंने पूरे डिटेल में बताया क्या क्या चीजें कवर की गई है वहां पे, मतलब मेडिकल कोडिंग की बेसिक टर्मिनोलॉजीज हो या फिर शॉर्टकट कीज हो, सर्टिफिकेशंस हो, इसके बारे में हमने बात की, और बहुत सारी चीज़ों के बारे में जैसे कन्वेंशंस मैंने डिफरेंट बताए। ओके, एंड कोडिंग के बारे में भी इंफॉर्मेशन दी, कोड कैसे असाइन किए जाते। तो दोस्तों यही पूरा इंफॉर्मेशन कंटेंट था। अब हम कुछ कॉमन क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे, लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं क्या क्या हमने कवर किया है। बेसिकली हमने यहाँ पे कवर किया है बेसिक्स ऑफ मेडिकल कोडिंग टर्मिनोलॉजीज, मेडिकल कोडिंग कन्वेंशन, कोडिंग लिस्ट, सर्टिफिकेशन, RCM, रेवेन्यू साइकिल मैनेजमेंट, इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड EMR एंड जनरल कोडिंग गाइडलाइंस। ओके, अब और कुछ चीज़ें मैं आपको बताना चाहूँगा जो कॉमन क्वेश्चन है मेडिकल कोडिंग में। अगर आपको करियर करना है तो कैसे आप कर सकते हैं, तो इसके लिए आपको पूरा सीखना पड़ेगा। मेडिकल कोडिंग इन्फॉर्मेशन, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी पूरी जाननी पड़ेगी, साथ में ICD कोडिंग। ठीक है, ICD कोडिंग अगर आप करना चाहते हैं, पूरा सीखना चाहते हैं, तो आप हमारा कोर्स कर सकते हैं जो रिकॉर्डेड है, पूरी तरीके से आपको पूरा इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। दिस इज ICD कोडिंग। ICD कोडिंग की कोर्स की डिटेल के लिए यहाँ पे कॉल कर सकते हैं। और अगर आप CPC करना चाहते हैं, CPC में बेसिकली क्या होता है, आप सर्टिफाइड प्रोफेशनल कोडर की एक एग्जाम होती है, वो आपको देनी होती है, और CPC सर्टिफिकेशन काफ़ी ज़रूरी है। इसके लिए हमारा 5 मंथ्स का एक डेडिकेटेड प्रोग्राम है जो आपको पूरा गाइड करता है, जिससे आपको मतलब CPC के लिए जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए वैसे हम गाइड करेंगे, प्रॉपर आपको कनेक्ट करेंगे। ये 5 मंथ का कोर्स है जहाँ पे ऑनलाइन पूरा गाइड किया जाएगा आपको, साथ में स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड किया जाएगा। इसके पूरे डिटेल्स के लिए ऑलरेडी हमने वीडियो बनाए, यहाँ पे भी आप कॉल करके पूछ सकते हैं। बैच जल्दी ही लॉन्च होने वाली है CPC की। ठीक है, तो बेसिकली ये कोडिंग से, और अगर आपको करियर करना है तो आप डायरेक्टली जा सकते हैं, नॉन कोडिंग भी जा सकते हैं। CPC सर्टिफाइड भी नहीं है तभी भी आप करियर कर सकते हैं, लेकिन CPC सर्टिफाइड होते हैं तो करियर अपॉर्चुनिटी और भी ज़्यादा अच्छी होती है।
ओके। तो अब बात करते हैं कि यहाँ पे वर्किंग कल्चर कैसा रहता है। वर्किंग कल्चर अच्छा रहता है। बेसिकली अगर एआर कॉलिंग नहीं है तो नाइट जॉब नहीं होती, मोस्टली नहीं होती, या लेकिन फिर भी डिपेंड होती है कि कौन से कंपनी का प्रोजेक्ट है आपके पास। ओके। और यहाँ पे जो भी वर्क लाइफ बैलेंस है, क्या हाँ वर्क लाइफ बैलेंस भी है, डेस्क जॉब है, काफ़ी अच्छा। हेल्थ केयर आईटी सेक्टर का ही ये मेडिकल कोडिंग का जॉब है। जो कंपनीज होती है वो कंपनी कई सारी होती है, एक लिंक दे दूंगा मैं डिस्क्रिप्शन में, या फिर यहाँ पे भी आपको दिख रही है मेडिकल कोडिंग कंपनीज की यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी है, वो वीडियो डेफिनेटली देखिए। सैलरी कितनी होती है, सैलरी डिपेंड है कंपनी के ऊपर, लेकिन 18,000 to 25,000 तक आपको इनिशियल मिल सकती है। अगर आप सर्टिफाइड कोडर है तो आपको और भी ज़्यादा मिल सकती है। यहाँ पे आपको वर्क फ्रॉम होम अपॉर्चुनिटी होती है क्या? हाँ डेफिनेटली वर्क फ्रॉम होम अपॉर्चुनिटीज आपको होती है, लेकिन नॉट एट द इनिशियल लेवल। एट आफ्टर 2 या 3 साल के बाद फिर भी कंपनी को आपको रिक्वेस्ट करनी होती है। अगर आप कंपनी अलाउ करती है तब आप कर सकते हैं, लेकिन एंट्री लेवल पे बिल्कुल नहीं। इसमें अलग अलग पोस्ट क्या होते हैं, डेजिग्नेशंस क्या होते हैं, तो आपको यहाँ पे दिख रहे हैं ये सारे पोस्ट और डेजिग्नेशंस यहाँ पे होते हैं। तो ये सारी इंफॉर्मेशन थी मेडिकल कोडिंग के लिए। आई होप ये वीडियो काफ़ी मददगार रहा होगा हम आप सबके लिए, और इससे काफ़ी अच्छी लर्निंग आपको मिली होगी। ऐसे ही इंफॉर्मेशन जानने के लिए हमारे चैनल से डेफिनेटली जुड़े रहिए। और अगर आपको पूरा सीखना है मेडिकल कोडिंग तो आप हमारा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं गूगल फॉर्म दे दूंगा, वो आपको फिलअप करना है, हम आपको कॉन्टैक्ट करेंगे फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। तो वीडियो अच्छा लगता है, वीडियो का कंटेंट अच्छा लगता है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को कई सारे लोगों तक शेयर करें। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बी हेल्दी बी हैप्पी।